नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राष्ट्रपति चुनाव में मूर्ति दाव, आज हम हल्ला बोल इसी पर करेंगे। आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हुई। वोटिंग से पहले सियासी जुबान खूब चली है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को मूर्ति बता दिया। वहीं विपक्ष की कई बड़ी पार्टियों ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। कई विधायकों ने अपनी पार्टी की लाइन से अलग हटकर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर दिया है। हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति का भी नामांकन आज ही दाखिल किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर और इसी तरह से पूरे देश में, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृहमंत्री अमित शाह हो, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा, सभी आज पहुंचे। सबने अपना वोट डाला है, जिसमें तमाम सांसद, विधायक, सबों ने अपनी अपनी जगहों पर। लेकिन विवाद इस बात को लेकर छिड़ा कि तेजस्वी यादव ने पहले ही यह कह दिया था कि देश को मूर्ति नहीं चाहिए, राष्ट्रपति चाहिए। आज जब वापस वोट डालने वाले दिन उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो उन्होंने फिर दोबारा जवाब दिया और कहा कि हां, मूर्ति नहीं चाहिए, देश को एक राष्ट्रपति चाहिए। अब देखिए ये मुकाबला, एक तरफ द्रौपदी मुर्मू है तो दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा है, जो विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार बना गए। लेकिन चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो बहुत सारी ऐसे अन्य पार्टियां हैं जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू के नाम को सामने जब एनडीए ने किया, उसके बाद अपना हाथ विपक्ष के एकजुट जो उम्मीदवार थे उनसे खींच लिया और ये सब द्रौपदी मुर्मू की तरफ से चले गए। इसीलिए कहा जा रहा है कि उनके जीतने की जो चांसेस हैं वो ज्यादा हैं इस वक्त। लेकिन कुल मिलाकर आज की स्थिति को अगर देखें तो सवाल इस बात को लेकर है कि द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ जब किसी ने रबर स्टैंप का आरोप लगाया या ये कह दिया कि मूर्ति नहीं चाहिए, राष्ट्रपति चाहिए, तो क्या ये एक ऐसी उम्मीदवार का जो कि देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन सकती हैं, उनका अपमान है? तेजस्वी की जुबान की सीमा क्रॉस। को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए, आप समझ रहे, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव। शिवपाल की सियासी सरहद क्रॉस। हमें पार्टी की मीटिंग में कभी बुलाया जाता है। शरद पवार के विधायक की वोटिंग क्रॉस। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की लाइन क्रॉस। चर्चा की शुरुआत करते हैं। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। संबित पात्रा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी का पक्ष रखेंगे। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। कीर्ति आजाद जी हमारे साथ पक्ष रखेंगे, टीएमसी का नेता है। अजय आलोक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। कुछ देर में हम अपनी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन मृत्युंजय जी एक जवाब आपसे ले लें, फिर संबित जी के पास चलेंगे। ये क्या कह रहे हैं वो, मूर्ति नहीं चाहिए, राष्ट्रपति चाहिए? ये क्या देश भर में जो सांसद, विधायक, अनेकों लोग जो वोट कर रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा है? मूर्ति क्यों कह रहे हैं वो द्रौपदी मुर्मू को? देखिए अंजना जी, जो बात आप कह रहे हैं और जो हमारे विपक्ष के बीजेपी के सारे नेता 2 दिन से ये बात लगातार कह रहे हैं, आज हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कर दिया। उन्होंने ये बात नहीं कही मूर्ति, उनका कहने का मतलब था जो देश के हालात हैं, जो अराजकता है, जो संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं। उन्होंने ये कहा कि जब पत्रकारों ने पूछा कि राष्ट्रपति चाहिए, मूर्ति चाहिए, तो उन्होंने कहा हमें राष्ट्रपति चाहिए जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर सके। वो तो बात की बात है, ताकतवर मजबूत राष्ट्रपति चाहिए। जी उन्होंने ओरिजिनली क्या कहा था? उन्होंने कहा कि क्या आपने कभी उनको सुना है? नहीं सर, मिसकोट मत कीजिए ना। क्या आपने उनको कभी सुना है? आपने यशवंत सिन्हा जी को सुना है? सुन लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है द्रौपदी मुर्मू ने, यशवंत सिन्हा ने किया है। ये था उनका मतलब। 10 सेकंड सुन लीजिए अंजना जी, 10 सेकंड सुन लीजिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने व्यक्तिगत रूप से उन पर कोई टिप्पणी नहीं की। उनका कहने का तात्पर्य, चूंकि राष्ट्रपति भी जनता के द्वारा चुने गए विधायक और सांसद ही वोट करते हैं, देश का प्रथम नागरिक होगा हमारा, तो हम कम से कम
ये अधिकार तो है ही हर लोगों को। हम भी वोट करने जाते हैं, अपने विधायक को, मुखिया को भी चुनते हैं, तो हम तुलना करते हैं कि कौन होगा। यशवंत सिन्हा जी ने अपनी बात रखी, हम क्या, लेकिन आज तक जो एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी बनी, उन्होंने कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, किस तरह से। तो इस बात को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कहा। संबित जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कुछ कहा नहीं, कर रहे कुछ बोला नहीं। ठीक है सर, मैं लौट रही हूं। कुछ कहा नहीं। सभा में जिस द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, वहां जो तमाशा देख रहे थे, तो तेजस्वी यादव कम से कम द्रौपदी का चीरहरण नहीं होने देंगे। आज महिला आदिवासी प्रेम दिखा रहे हैं। प्रतिभा पाटिल के समय कौन थे, कहाँ थे? आवाज नीचे करनी पड़ेगी सर, अगर पिछले बार दलित थे, महिला थी, बोलेंगे ये लोग कहाँ थे? मृत्युंजय जी ठीक है, अब जवाब सुनिए। डॉक्टर संबित पात्रा वो कह रहे हैं कि चूंकि उन्होंने अपनी सोच देश के सामने नहीं रखी। अरे मृत्युंजय जी आवाज नीचे कीजिए प्लीज सर, प्लीज। या तो आप ही एंकर बन जाइए, आ जाइए यहाँ प्लीज सर। संबित जी, उनका कहना है कि उन्होंने जो सोच अपनी नहीं रखी है देश के सामने, वो बोली नहीं, उनकी क्या नीतियां रहेंगी, क्या सोच रहेगी देश को लेकर, इसीलिए उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही है, निजी तौर पर अपमान नहीं किया है। देखिए अंजना जी, देश की जनता है, जनार्दन है और हम सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा, उसका अभिप्राय क्या था, हमें राष्ट्रपति भवन में एक मूर्ति नहीं चाहिए, एक स्टैचू नहीं चाहिए, एक जीवंत व्यक्ति चाहिए, इसका अर्थ क्या होता है, उसके लिए 1 घंटे बोलने की आवश्यकता नहीं है, कोई डिबेट की आवश्यकता नहीं। आप सोचिए, यहां आपने प्रवक्ता जो आरजेडी से आए हैं, मृत्युंजय जी से आपने सवाल पूछा मूर्ति पर, उन्होंने मूर्ति पर एक तो हमको बरगलाया, उसके बाद उन्होंने कहा कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण होने हम नहीं देंगे। आप सोचिए, यहां पर हम 3 पुरुष बैठे हुए हैं, अकेली महिला एंकर आप हैं। आज देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। एक साधारण अति पिछड़े हुए एक गरीब परिवार से, एक जनजातीय परिवार से एक महिला स्वयं, जिसका परिवार में कोई शेष नहीं रह गया, अपने पति, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, पति को खोया, बेटों को खोया। ये एक, आप सोचो, एक झोपड़ी से रायसीना हिल तक जाने का एक सफर तैयार हुआ। और यहां पर अभी मृत्युंजय जी ने आप ही के शो में बोला कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण होने हम नहीं देंगे। किस प्रकार का स्तर डिबेट का हो गया है, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग, किस प्रकार की भाषा का। मैं शांत बैठता हूँ। प्लीज रुक जाइए, मुझे आवाज नीचे करनी होगी। नहीं, ऐसी चिल्लाहट आपको करना है सर तो कहीं और जाइए। आज तक वो मंच नहीं है जिस पर हमारे यहाँ 2 मेहमान एक साथ बोलते हैं। हमने अपनी बहस का एक नियम बनाया है। जी, ये गलत व्याख्या करेंगे, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। नहीं, गलत व्याख्या मैं आपको मौका दूंगी इसके बाद। मैं आखिरी बार आपसे बोल रही हूँ सर, प्लीज सर, मैं आपको मौका दूंगी। क्या आपने अभी इस शो में, चूंकि उस समय ऑडियो मुझे नहीं आ रहा था, क्या आपने इस शो में अभी ये लाइन कही है कि हम कौरवों के मंच पर द्रौपदी का चीरहरण नहीं होने देंगे? क्या आपने ये कहा है? हमने ये कहा अंजना जी कि जो आदिवासी विरोधी रहे, महिला विरोधी, आपने ये लाइन कही या नहीं कही? कुमार दलित महिला का वोट नहीं जी, आपने ये लाइन कही या नहीं कही? क्या कहा, पहले पूरी बात नहीं, पूरी बात नहीं सुनूंगी मैं। आप एक बार बोल चुके हैं, तब ना। क्या आपने ये लाइन कही है? अब आप एक ही बात को पकड़ रहे हैं। क्या आपने ये लाइन कही है? और अगर कही है तो ये शर्मनाक है। हमने ये बात नहीं, हमने नहीं कही है, हमने ये बात नहीं कही है। अंजना जी, संबित जी, आप अपनी पूरी बात कीजिए। इस बीच हम लोग सुनते हैं, अगर आपने ये बात कही है मृत्युंजय जी, अभी हम लोग सुनते हैं, क्योंकि उस समय मेरा ऑडियो नहीं चला गया था, इसलिए मैं सुन नहीं पाई हूँ। संबित जी, अपनी बात पूरी करें आप सुन लीजिए। अंजना जी, मैं बहुत दुख के साथ और बहुत संवेदनशीलता के साथ मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, आप प्लीज उस अंश को जिसमें मृत्युंजय जी ने क्या कहा द्रौपदी जी को लेकर, वो हम सबके सामने है, प्लीज वो अंश निकालिए, चलाइए। और मैं कहता हूं, मृत्युंजय जी पे एसटी एक्ट के अंतर्गत केस हो सकता है। जिस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग कि कौरवों के सेना के बीच हम द्रौपदी का फिर से चीरहरण होने नहीं देंगे, ये बहुत ही निंदनीय और वैसे शब्द हैं जो कहीं ना कहीं एक पुरुषात्मक मेंटालिटी को दर्शाता है। और आज के दिन, ऐतिहासिक दिन में इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग, मूर्ति, एक उनके नेता कह रहे हैं कि वो मूर्ति हैं और इस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग मृत्युंजय जी कर रहे हैं। मुझे तकलीफ होती है कि एक साधारण गरीब, आप सोचिए, जनजातीय महिला पहली बार देश की राष्ट्रपति बन रही है। वो बीजेपी की नहीं है, वो हमारे देश की धरोहर है, केवल भारतीय जनता पार्टी की धरोहर नहीं है।
ठीक है, आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप बोल दीजिए हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम यशवंत जी को सपोर्ट करेंगे, चीर हरण नहीं होने देंगे कौरवों के सेना के बीच द्रौपदी का। यह कहने की आपको आवश्यकता क्या है? और मूर्ति देखिए, राबड़ी देवी जी, बड़ा सम्मान में करता हूं, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी बिहार की, कोई आपत्ति नहीं है। क्या वो मूर्ति थी? आपको पता है द्रौपदी जी 2 बार की विधायक रह चुकी है, बेस्ट विधायक का अवार्ड जीत चुकी है, विधायक से पहले वो काउंसलर रह चुकी है। जब वो मंत्री थी तो कॉमर्स, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, ट्रांसपोर्ट जैसे मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं। और आपको मैं बता दूं, उड़ीसा के हर जिले में बतौर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उन्होंने अपने दफ्तर को स्थापित किया है, ट्रांसपोर्ट के दफ्तर को। यह कितना बड़ा परिवर्तन द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। उस समय कौन जानता था वो राष्ट्रपति बनेंगी? अपने दम पर एक महिला ने अपने आप को खड़ा किया। सर्वस्व लुट जाने के बाद परिवार में एक एक करके सारे सदस्य चले गए, उसके बावजूद अध्यात्म के बलबूते पर खड़े होकर आज वो रायसाना हिल्स में जाने वाली है। ये केवल महिला सशक्तिकरण नहीं है, ये केवल जनजातीय सशक्तिकरण नहीं है, ये भारत के विमर्श का सशक्तिकरण नहीं है। आप सोचिए, अमेरिका जो इतना इक्वालिटेरियन सोसाइटी के बारे में बात करती है, अभी तक वहां एक महिला राष्ट्राध्यक्ष नहीं हुई। भारत में एक जनजातीय महिला आज हम सबकी अध्यक्षा बनने वाली है। और उसके लिए आप कहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू का हम चीरहरण नहीं होने देंगे कौरवों की सेना में। आपको माफी मांगना चाहिए। और अंजना जी, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, आप ऐसे प्रवक्ताओं को हटाना चाहिए। इस प्रकार से हमने पीछे की रिकॉर्डिंग सुननी शुरू कर दी है पीसीआर में। मृत्युंजय जी, अगर आपने ऐसा कहा है तो ना सिर्फ एक महिला का अपमान है, ये देश की संसद का अपमान है। और ऐसी भाषा का आपको कतई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अनकंडीशनल अपॉलॉजी आपको अभी इसी वक्त चैनल पर देनी चाहिए, क्योंकि अब रिवाइंड करके मेरे पीसीआर में आपकी पूरी बात सुनी जा रही है। अंजना, मैं आपको आखिरी मौका दे रही हूं सर। एक मिनट देखिए, हाँ सुन लीजिए मेरी बात। हमने, हमारी भावना जो थी, हमारा भाव जो था, ये कतई नहीं था। हमारे नेता ने भी कहा हम सम्मान करते हैं महिला का, उन आदिवासी महिला का, जीत और हार किसी की हो, लेकिन वो देश की राष्ट्रपति बनेंगी, इतना ज्ञान हमको है। इसके लिए संबित पात्रा जी की जरूरत नहीं है। इन्होंने कितने लोगों का अपमान किया है। अगर हमने, तिवारी जी, क्या आपने ये लाइन नहीं कही है, फिर मैं कह रहा हूं, अगर इसका भाव समझे हैं तो हम इस वापस लेते हैं। अगर वापस नहीं, आपको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अब वो बाइट हम निकाल रहे हैं, चैनल पे चलाएंगे अगर आपने ऐसा कहा है। कैसी मानसिकता है सर आपकी? निकाल लीजिए। आपने कहा है कि कौरवों के, क्या कहा है आपने? अंजना जी, वो जैसा आता है हमें बताइए, उसको चलाएंगे। देखिए अंजना जी, आप भी हमारे साथ 100 बार डिबेट कर चुके हैं। मेरा ये शब्दावली हो ही नहीं सकता है। कभी आज तक हमने इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन संबित पात्रा जी लोगों ने, बीजेपी ने क्या क्या नहीं किया है हमारे नेताजी। आप रिवाइंड करके दिखाइए क्या बोला इन्होंने। और आज ये महिला बहस को अब अटकाते नहीं, यहाँ पर आगे लिए चलते हैं मेहमानों से। जैसे ही आपका वो हिस्सा आएगा, अब लाइव हम उसको सुनाएंगे और आप फिर उसके बाद से बताइएगा आपने क्या किया है और क्यों इस तरह के शब्दों का अपमान किया है। कीर्ति आजाद जी, कीर्ति आजाद जी, ये कहना है बीजेपी का कि ममता दी आदिवासी महिला विरोधी हैं। जो पोस्टर्स वहां उन्होंने लगाए, उसमें उन्होंने एक तरफ मोदी जी और मुर्मू जी की तस्वीर डाली और नीचे ममता जी की तस्वीर डाली कि आदिवासी महिलाओं के साथ डांस तो कर रही हैं, लेकिन ग्लव्स डाला हुआ है। तो कुल मिलाकर उनका ये आक्षेप है, ये आरोप है कि आदिवासी विरोधी हैं ममता बनर्जी। यह तो विरोधी, तो पहले उनको हिंदू विरोधी भी बना दिया गया। वहां पे दीदी और दीदी बंगाल में चलता रहा। उसके बाद भी 5% वोट बढ़ा के 50% वोट ले आई, जो आज तक कभी कोई किसी का समय में लेकर के नहीं आया। जिससे इनको खतरा होता है ना बीजेपी को, कि लगता है कि हाँ यह व्यक्ति जो है मोदी जी को हरा सकता है, तो उससे उसके ऊपर ये आक्षेप लगाना शुरू कर देते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे वो बड़ी बात नहीं लगता जो उन्होंने ममता दीदी के ऊपर आक्षेप लगाया है। और यदि यही हो तो एक बीरबहा हांसा है, एमएलए है, वो विधायक बंगाल में ही, उन्होंने कहा कि ये हमारी कम्युनिटी की है और ये कह रही है अपने आप को कि ये हिंदू है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो संविधान के सर्वोच्च पद पर जाकर बैठने वाला हो, वो व्यक्ति अपने आप को किसी धर्म या जाति से जोड़ता हो, तो ये बिल्कुल ही अनुचित है। यह कतई भी बर्दाश्त नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप संविधान के उच्चतम उस पर बैठते हैं, हमारा देश जो है सर्वधर्म स्वभाव को एक साथ लेकर के चलता है। ऐसी परिस्थिति में कोई संवैधानिक पद पर जाने वाला हो या उसके लिए उम्मीदवारी कर रहा हो, चुनाव लड़ रहा हो, तो ऐसा बोलना उचित नहीं है।
ऐसे में उन्होंने खुद ही हंसा जी ने कहा कि हमें बड़ा अजीब लगता है कि जो हमारे कम्युनिटी के हैं वो इस प्रकार से बोलती हैं, तो वो हमें बताएं कि वो क्या है, क्या हमारे बीच के आदिवासी हैं। अभी इन्होंने कहा कि आदिवासी हैं, वो तो अपने आप को हिंदू मानती हैं, तो इसमें संबित पात्रा जी अवश्य मुझे बताएंगे। कह दूं इससे पहले कि कोई कंट्रोवर्सी बनाया जाए कि कोई कहे कि आपको उनके बोलने से आपत्ति, बिल्कुल कतई आपत्ति नहीं। आपत्ति ये है कि जो संविधान के सर्वोच्च पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं वो इस प्रकार से बोलता हूं। मुझे भी गर्व है, इससे पहले कि संबित पात्रा जी मेरे पर कोई आरोप लगाए, मैं भी हिंदू हूं, मुझे बड़ा गर्व है। मैं जनक नंदिनी जानकी मां सीता के जन्मस्थान भगवान राम के ससुराल से आता हूं। तो यह चीजें आरोप लगाना ममता दीदी के ऊपर, छोटी छोटी चीजों के ऊपर, यह इनका शुरू से स्वभाव रहा है। तो मैं इन सब चीजों को अब सुनता नहीं, एक कान से सुनता हूं, दूसरे से निकाल देता हूं। कोई किसी का विरोधी नहीं होता। अगर आप जाकर खुद ही विधानसभा में देख लेंगे तो आपको पता लगेगा वहां पे 15 से ज्यादा आदिवासी सदस्य बीजेपी से भी ज्यादा अगर हैं तो वो टीएमसी के हैं। साथ ही साथ मैं तो ये भी जानना चाहता हूं कि 71 इनके जो एमएलए या 72 एमएलए बिहार में है, जो बंगाल में है, उनको 5 स्टार होटल में क्यों उन्होंने रखा हुआ था? आज कल बुलाकर क्यों रखा था? उन्होंने कहा था कि वहां पर स्थान नहीं होता। लेकिन जितनी भी विधानसभाएं हैं, जब भी सभा होती है या कभी कोई दूसरे लेजिस्लेटिव कमेटी की सीटिंग होती है, तो उसके लिए वहां पे घर बना हुआ है, लोगों के अपने अपने घर हैं। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि क्यों इस प्रकार से हुआ है। दूसरा, आपने क्रॉस वोटिंग कही, तो क्रॉस वोटिंग क्या केवल एनडीए के लिए हुई है? क्या यशवंत सिन्हा जी के लिए नहीं है? तो ये सारी चीजें हैं, एक बार जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो वो सामने आ ही जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। संबित जी, इसका जवाब उसके बाद अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। कीर्ति जी को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी में कीर्ति जी मेरे सीनियर रहे हैं और मेरे उनके साथ बड़े मधुर संबंध रहे हैं। तो जो भी मैं कहूंगा, मैं कीर्ति जी के विरुद्ध में नहीं, मगर एक मौका जो टीएमसी को मिला था और टीएमसी ने उस मौका को गंवा दिया। मैंने बार बार कहा है कि द्रौपदी मुर्मू के रूप में केवल वो एनडीए की प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उनको डिफेंड करे, ये उचित नहीं है। वो एक ऐसी महिला है जिनके जीवन की अपनी एक कहानी है, अपनी एक व्यथा है और अपनी एक गाथा भी है। उन्होंने खुद अपने जीवन को गढ़ा है। अपने गांव में पढ़ने वाली और कॉलेज जाने वाली वो पहली महिला थी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बताया एक दिन कि किस प्रकार से उनके पिताजी उनको भुवनेश्वर में रमा देवी कॉलेज के लिए छोड़ने गए, घर में खाने के लिए पैसे नहीं, और किस प्रकार से बड़े मुश्किल से खुद खाना बना करके वो खाती थी। ऐसी महिला अगर राष्ट्रपति बने तो ये खुशी की खबर हम सबके लिए, कीर्ति जी के लिए भी, बहुत अच्छे परिवार से आते हैं, राजनीतिक परिवार से हैं, उनके लिए भी है, मेरे लिए भी है, अंजना जी के लिए भी है और सुदूर गांव में बैठी हुई एक महिला के लिए भी है। ये आशा की एक किरण देदीप्यमान करती है कि झोपड़ी में रहने वाली एक महिला भी देश की राष्ट्रपति बन सकती है। मैं हिंदू हूं नहीं हूं ये विषय नहीं है, ये विषय धर्म का नहीं है, ये विषय हमारे देश के धर्म का है। देश का धर्म होता है पंक्ति में खड़ा हुआ जो सबसे पीछे का व्यक्ति है उसका उदय कैसे होगा। और आज मैं धन्यवाद करता हूं नरेंद्र मोदी जी का कि उनका उदय हो रहा है। और देखिए नतीजे क्या आएंगे इसके लिए मुझे लगता नहीं है बहुत लंबी इंतजार की आवश्यकता है। हम में से हर कोई मन में जानता है नतीजा क्या है। और 70% से ऊपर मैं जो कैलकुलेशन करके देख रहा हूं, ऐतिहासिक नतीजों के साथ आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनेंगी, पहली जनजातीय राष्ट्रपति बनेंगी। कीर्ति जी, छोटा सा जवाब आप दे लीजिए, चूंकि आप हाथ उठा रहे थे, उसके बाद मैं अखिलेश जी आपके पास आ रही हूँ। मेरे को कोई संशय नहीं है जो उन्होंने बात की द्रौपदी मुर्मू जी वाली, बहुत अच्छी बात है जो उन्होंने कहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे गरीबी रेखा के नीचे हैं। आज तो हमने अखबार में पढ़ा कि नाइजीरिया जो सबसे गरीब देश है उससे भी नीचे आ गया भारत गरीबी के अंदर। दूसरी तरफ मैं यह भी कह सकता हूं कि यशवंत सिन्हा जी खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय थे और 4 जो सबसे मुख्य मंत्रालय होते हैं उसमें से 2 में वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय में थे। उनकी सोच भी थी, एक पढ़े लिखे व्यक्ति, एक अच्छे व्यक्ति हैं जो समझते हैं, संविधान को जानते हैं, वह भी उनके सामने खड़े हैं। तो जब कभी तुलना की जाती है तो 2 व्यक्ति के केवल उनके जीवन शैली पर नहीं कि कौन कहां से आया, कैसे आया, लेकिन तुलना जब की जाती है तो यह तुलना की जा सकती है कि कौन सक्षम हो सकता है। यहाँ वो सक्षम है, ऐसा लगता है कि उनके पास वोट ज्यादा है। अब कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, वो अलग है। मेरे पिताजी भी पहले व्यक्ति अपने गाँव में थे जो पढ़ाई लिखाई किया और उन्होंने एमए वहां पे किया। लोगों ने कभी आज तक जिंदगी में जो हाई स्कूल नहीं पास किया, जो 4 किलोमीटर दूर था, 4 कोस दूर था, वहां पर कोई हाई स्कूल नहीं पास किया, लेकिन मेरे पिताजी ने किया। मैं भी गरीब पृष्ठभूमि से आता हूं। तो यह सब चीजें मैं समझ सकता हूं, लेकिन देश के लिए क्या उचित है और देश के लिए क्या सही है, इस मायने को इसको देखना चाहिए। और मैं किसी प्रकार से भी कहीं मुर्मू जी के बारे में हिंदू है क्या है नहीं, मैंने तो ये केवल कहा कि जो संविधान के उच्चतम पद पर जा रहा हो उसे इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। और ये मैंने नहीं कहा, ये हंसा जी हैं
बुरबहा हांसा जी हैं जो एक खुद विधायक है, उन्होंने कहा कि हमारे कम्युनिटी की हैं। अब ये सोचें कि हमारे कम्युनिटी की हैं कि हिंदू हैं। तो यह चीज मैंने उनको लेकर के कही थी, और जो इस पद पर जाए उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं केवल इतना ही बात कहा था, और बाकी बात तो सारी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सिर्फ 2 लाइन में संबित जी जवाब, नहीं तो आप दोनों के बीच का डायलॉग बन के रह जाएगा ये, प्लीज। नहीं, मैं समझ नहीं पाया कि हमारी जनजाति की है या हिंदू है। आदिवासी हिंदू नहीं हो सकता है, ये क्या, ये किस प्रकार का नरेटिव हम लोग यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो हमारी जनजाति की है, अगर संथाल है, तो वो हिंदू नहीं हो सकता है? ऐसे कैसे? मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं जिस व्यक्ति ने कहा उनके लिए कह रहा हूं। ये नैरेटिव बिल्कुल उचित नहीं है। आदिवासी भी हिंदू होते हैं, पिछड़े वर्ग में भी हिंदू होते हैं। ठीक है, हिंदू में जाति प्रथा है, कोई आज डेवलप नहीं हुआ है। ये अनादिकाल से जाति प्रथा चल के आ रहा है, उसे समाप्त कर रहे हैं हम। अखिलेश उनके तीज त्योहार, परंपरा, देवता सब अलग होते हैं। जी अखिलेश जी, क्या इसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की नजर से देखना सही है, या फिर इस बात पर गर्व होना चाहिए? और कांग्रेस पर देखिए, प्रकाश अंबेडकर कट्टर विरोधी बीजेपी के, लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि यशवंत सिन्हा को अपना कैंडिडेचर वापस लेना चाहिए और एक पहली देश की आदिवासी महिला को बिना ऑपोजिशन के, बिना किसी चुनाव के नॉमिनेट किया जाना चाहिए प्रेसिडेंट के पद के लिए। चलिए, मैं आपके सवाल से शुरुआत कर देता हूं कि क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष से कोई राय शुमारी करके की थी कि हम ये प्रत्याशी जानना चाहते हैं, आप सब लोग मेरे साथ आइए? किसकी जिम्मेदारी बनती थी? ये तो शुरुआत प्रधानमंत्री जी को करनी चाहिए थी ना। लेकिन इस बार अखिलेश जी विपक्ष ने अपना कैंडिडेट किसी पहले को कोई डिक्लेयर कर आपत्ति दिया नहीं था। होती है, वो अपने प्रत्याशी का। अखिलेश जी, आवाज आपके एक तो नहीं आ रही है सर। इस बार विपक्ष ने अपना कैंडिडेट पहले डिक्लेयर कर दिया था, एनडीए का बाद में आया था। 38 घंटे, सिर्फ 36 घंटे पहले, 36 घंटे इंतजार करता रहा विपक्ष। प्रधानमंत्री जिसकी सत्ता होती है उसे इनिशिएटिव शुरुआत बात करनी पड़ती है, नहीं किया। लेकिन ये बीजेपी के पास कोई और मेरिट्स नहीं होते हैं। पिछले बार भी जब आदरणीय कोविंद साहब कैंडिडेट डिक्लेयर किया था तो भी ये बता रहे थे कि हमारे इस वर्ग से आते हैं, बाकायदा रिटर्न प्रेस नोट जारी करके बता रहे थे। लेकिन क्या उन्होंने उस वर्ग से आने के बावजूद भी 5 सालों में जो हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार हुए, उनकी आवाज जनता को सुनाई दी कि जिस वर्ग से आने का क्रेडिट ले रही थी बीजेपी, कि आज चुनाव अगर हो रहा है राष्ट्रपति का, तो प्रधानमंत्री जी अगर इनिशिएटिव लिए होते, विपक्ष उनकी बात नहीं माना होता, तो ये बात उठती और बात कहने का फिर आपका अधिकार बनता कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को अवसर नहीं दिया, आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती थी? उन्होंने क्यों नहीं किया? और देखिए, ये लोकतंत्र की, हमारे भारत के लोकतंत्र की यही खूबी है कि पंक्ति के अंतिम पायदान पे बैठा व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और हर पद पे बैठने का उसको अवसर मिला है और मिलता है और मिलेगा। यही हमारे देश की खूबी है। लेकिन इसको, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो संवैधानिक पद है, उस पे तो सत्ता में बैठे व्यक्ति को उसकी मर्यादा के अनुरूप अपने आचरण को तो करना चाहिए था, नहीं किया उन्होंने। आज सबको दिख रहा है, अच्छा, जब से अटल जी के बाद से जो नई बीजेपी आई है, इसमें किस तरह से काम होते हैं, लोकतंत्र की किस तरह से रोजाना, कोई एक दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या नहीं की होगी। सदन ऑल पार्टी मीट थी कल, प्रधानमंत्री जी नहीं आए थे। क्यों भाई? आज आके कहना है कि बाहर अंदर बड़ी गर्मी होगी, क्यों कहना इस तरह की बातें कर रहे हैं आप? क्योंकि सदन में बहस आप नहीं चाहते हैं। बहस होगी तो सरकार के पास एक भी ऐसी उपलब्धि नहीं है कि जिससे वो कम से कम अपने हाथों अपनी पीठ थपथपा सके। तो सदन में गतिरोध बनाने के तरीके ढूंढते हैं। पिछले 8 सालों से तो यही हुआ। जो बिल भी पास हुए, क्या उस पर प्रॉपर बहस हुआ? क्या वो सेलेक्ट कमेटियों में गई? क्या वो बिल पूरे प्रोसेस से बन के आए? ठीक है सर, अब जवाब सुनिए। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवहार, प्रक्रिया, ये सब एक अच्छी मर्यादाएं कोई पहल नहीं की और उसका मुख्य एक उम्मीदवार बनाया जाए सबकी तरफ से, पीएम ने कोई पहल नहीं की। उनके सवाल में क्या गलत है संबित जी? मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग उत्तर कहां से लाते हैं। प्रणाम करता हूं मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को,
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को हमारे 36 घंटे के बाद, हमारे अनाउंसमेंट के 36 घंटे के बाद कैंडिडेट अनाउंस कर दिया तो ये लोकतंत्र की हत्या हो गई। और बताइए, पूछना था सोनिया गांधी से जाकर कि सोनिया जी हम लोग किसको राष्ट्रपति बनाए? क्यों पूछना था? जब आपने देखा कि आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी कैंडिडेट हो रही हैं, आपको लगता है कि इससे ट्राइबल वेलफेयर होगा, तो आप बैठा देते यशवंत सिन्हा जी को। आप बोलते नहीं हम अच्छी कैंडिडेट है द्रौपदी जी, हम सपोर्ट करेंगे। देखिए, आप लोगों को एंटाइटलमेंट का अभ्यास हो चुका है। आप लोगों को लगता है कि जो प्रथम परिवार के निकट है, प्रधानमंत्री के पद के लिए केवल प्रथम परिवार या प्रथम परिवार द्वारा नियुक्त कोई मूर्ति वहां बैठेगा, या तो राष्ट्रपति पद के ऊपर जो बैठेगा, जो आसीन होगा, वो भी प्रथम परिवार के निकट ही होगा। परिवार से बाहर आप सोचिए, अंजना जी सोचिए जरा, आप सोचिए इस देश में पद्म पुरस्कार किन लोगों को मिलता था? नहीं, आप सुनिए अखिलेश जी, एक निवेदन है, पहले आप अपने पार्टी का प्रेसिडेंट तो चुन लीजिए, फिर बाद में पूरा देश का प्रेसिडेंट चुनिएगा। कोई बात नहीं, हमारा ही चैनल है, ये सारे चैनल हमारे देश के चैनल है, वो हमारे चैनल है। नहीं, आप जाके श्रीलंका के चैनल में डिबेट करिए, अब आपको वही का चैनल मिलेगा, वही का प्रेसिडेंट चुनिए। नहीं, आपका ये चैनल नहीं है, आपका तो हिंदुस्तानी नहीं है, श्रीलंका में डिबेट करिए। अभी सुनिए मेरी बात, कंप्लीट करता हूं। पहले तो अखिलेश जी, आप बड़े भाई हैं, एक निवेदन है आपसे, एक निवेदन है, पहले पार्टी का प्रेसिडेंट तो चयन कर लीजिए, वोटिंग करके। राष्ट्रपति पूरा देश का तो बाद में करेगा, हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट बनाने। इन्होंने कई बार ये कहा है अपने डिबेट में कि आदिवासी हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए देश का राष्ट्रपति। लेकिन यही सरकार जिस आदिवासी का अपने आप को ढाल बना रही है, उन आदिवासियों के 2006 वन अधिकार नियम को डायलूट कर रही है। ये चरित्र है इनका, ये है चरित्र इनका। दूसरी बात हो रहा है क्या, ये जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वो अपने प्रेसिडेंट कैंडिडेट डिक्लेयर करने के पहले राय मशविरा करती थी, सारे विपक्ष के नेताओं से राय शुमारी की थी, चाहे जो भी प्रेसिडेंट हमने इलेक्ट किए हो। और सुन लो भैया, ये प्रथम परिवार त्यागी बलिदानी परिवार है, तपस्वी परिवार है, कुर्सी के लिए त्यागी बलिदानी परिवार, हमारे पिता तुल्य जिसको बताते थे, बलिदानी उस पद को त्यागने में लेस मात्र भी देरी नहीं की थी। त्यागी बलिदानी। अनुराग भदौरिया जी को दिखाई आ रही हो। अखिलेश जी, अनुराग जी, आपकी तो पार्टी में अंदर में ही घमासान छिड़ गया। शिवपाल यादव खुल के कह रहे हैं कि जिस शख्स ने, जिस यशवंत सिन्हा जी ने मुलायम सिंह यादव को, मेरे भाई को आईएसआई एजेंट कहा था, उसको अखिलेश वोट ना दे, और अखिलेश जी खुश होकर वोट दे रहे हैं, यशवंत जी के साथ खड़े हैं। देखिए, आपकी डिबेट में कीर्ति आजाद जी बैठे, भी भारतीय जनता पार्टी के थे, यशवंत सिन्हा भी भारतीय जनता पार्टी के थे। हो सकता है एक दिन संबित जी भी भारतीय जनता पार्टी के हो जाए, क्योंकि इनके यहाँ तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं ना, उनसे दुखी होकर इन्होंने अपने आप को अलग किया है। जो अच्छे लोग थे भारतीय जनता पार्टी में, बचे कहाँ हैं? अभी नई भारतीय जनता पार्टी है, जैसे नया भारत बनाने की बात करती है ना भारतीय जनता पार्टी, इसी तरह ये नई भारतीय जनता पार्टी है। एक दिन संबित जी को भी सोचना पड़ेगा, वो भी पुरानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल ना हो जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, पहले ऐसा होता था, जब हम राष्ट्रपति का चुनाव करने की बात होती थी तो एक सर्वदलीय बैठक होती थी जिसमें बुलाई जाती थी, लोग आए या ना आए, सहमत हो या ना हो, एक नाम पे चर्चा होती थी, अगर सहमत होते थे तो उसका नाम अनाउंस होता था। ये संस्कार खत्म कर दिए गए, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे, देश का धर्म सिखा रहे थे। देश धर्म क्या होता है? देश धर्म होता है कि देश कैसे एकता में, देश की एकता अखंडता कैसे रहे, देश के अंदर में कैसे धर्म और जात की राजनीति ना हो। आप तो धर्म और जात की राजनीति को प्रमोट कर रहे हैं लगातार। आपने कब विकास की बात की है? और आप आदिवासियों का या दलित का सम्मान कब किया है आपने? हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ तब कहां थे संबित जी आप? रात के अंधेरे में उस बच्ची का अंतिम संस्कार पेट्रोल डाल के कर दिया गया था, तब वो दलित की बच्ची आवाज नहीं निकली? उन्नाव की दलित की बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो आवाज नहीं निकली? आपके लिए जाति धर्म सिर्फ राजनीतिक पर्पस के लिए होता है, सामाजिक न्याय के लिए नहीं होता। यह फर्क है हमारी आपकी राजनीति में। हमारे लिए सामाजिक न्याय है, आपके लिए राजनीतिक फायदा है। आप हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। हम हर जाति धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन आप किसका सम्मान करते हैं? आप सत्ता का सम्मान करते हैं। सत्ता जहां आपको मिलती नजर आती है उसके हिसाब से आप तय करते हैं कि क्या देश का धर्म है, क्या देश का धर्म नहीं है। जैसे हमारे साथी ने कहा कि नाइजीरिया से भी नीचे चले गए हम, ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? भुखमरी के 105 नंबर पे हम आके खड़े हो गए, इस पे कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं।
इसलिए देश धर्म क्या है ये कम से कम दुनिया को मत सिखाइए। देश धर्म तो होता है कि राष्ट्र में हमेशा विकास की राजनीति होनी चाहिए और हर व्यक्ति जो निचले पायदान पे हो, यही तो लोकतंत्र कहता है, निचले पायदान के व्यक्ति का भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन आपको सम्मान तब करते हो जब आप कैलकुलेट कर लेते हो कि आपको इससे राजनीतिक फायदा कहां कहां मिलने वाला है, तब आप जाति धर्म की राजनीति को प्रमोट करना शुरू करते हो। ये आपके लिए खतरनाक है, आपके लिए नहीं, देश के लिए खतरनाक है। ठीक है, अखिलेश जी, ये दिक्कत है। अजय आलोक जी, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सब एक राय ही हो जाए और सब हाँ में हाँ ही मिलाएं। यशवंत सिन्हा, अगर चुनाव है तो फिर ठीक है, उसका इंतजाम तो देश के संविधान ने किया है ना, तो फिर क्यों ऐसा बोला जाए कि वो लोग विरोधी हैं, एक महिला आदिवासी को नहीं राष्ट्रपति बनना देना चाहते हैं? ये नैरेटिव क्यों? भाई ये नैरेटिव, देखिए राजनीति है तो नैरेटिव तो बनेंगे ही ना, नहीं नैरेटिव बनेगा तो फिर राजनीति किस बात की? और दूसरी बात अंजना जी, आप ये देखिए कि ये चुनाव बिल्कुल अंत विरोधों से भरा हुआ था। भाई इन लोगों ने जब यशवंत सिन्हा को कैंडिडेट डिक्लेयर किया, उसके बाद से इनके खेमे से शिवसेना निकल गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा निकल गई, बीजू जनता दल इनके साथ कभी था ही नहीं, AIDMK कभी था ही नहीं, YSR कभी थे ही नहीं, ये सब तो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं। और इतनी जगह क्रॉस वोटिंग्स हुए हैं, खुलेआम विधायकों ने आके बोला कि हमने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। तो ये तो अंत विरोध है इनके बीच में। आज की तारीख में लोग बोल रहे हैं कि हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, अनुराग जी बोल रहे हैं। तो राजनीतिक दल हर चीज को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखेगा तो क्या पावर ग्लास लगा के देखेगा? ये राजनीतिक चश्मा कहाँ गया था जब कार सेवकों पर मैं 2000 कार सेवकों को गोली मार दूंगा? वो राजनीतिक चश्मा नहीं था। ममता दी जब कहती हैं कि दुधारू गाय की लात भी सहनी पड़ती है, तो वो राजनीतिक चश्मा नहीं होता। तो अगर बाकी राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी के चुनाव, तेजस्वी यादव ने तो कहा है कि मूर्ति नहीं चाहिए, राष्ट्रपति चाहिए। अजय आलोक जी, तेजस्वी यादव ने कहा है मूर्ति नहीं चाहिए, राष्ट्रपति चाहिए देश में। नहीं, तेजस्वी यादव की बातों को मैं अपरिपक्व स्टेटमेंट देके उस पर कोई रिएक्शन देना ही नहीं चाहता हूँ। ये अपरिपक्वता वाली बात है। आपको वोट नहीं देना, विरोध नहीं करना अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे किसी की बेइज्जती करने का, खासकर एक महिला की बेइज्जती करने का, जो देश की राष्ट्रपति होने जा रही है, ये घोर निंदनीय है। ये नहीं करना चाहिए। खैर उम्र के साथ परिपक्वता आएगी। किसी भी महिला का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी भी महिला का अपमान नहीं होना चाहिए इस देश के अंदर में। जब हाथरस के जब लखीमपुर की बेटी का छीरण होता है तब आप चले जाते हैं, तब ये डेविड पात्रा भदौरिया एक एक करके सब आपके बीच में किसी ने नहीं बोला था उस समय। किसी भी महिला का अपमान नहीं सर, शाउटिंग मैच नहीं है ये, सॉरी, आवाज नीचे कर दीजिए। भदौरिया जी प्लीज सर, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। मैं सुनिश्चित करूंगी कि अगली बार आप बोलेंगे कोई आपके बीच में नहीं बोलेगा। प्लीज इसको शाउटिंग मैच मत बनाइए प्लीज। मिस्टर आलोक बात पूरी कीजिए 2 लाइन में। मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक चश्मा सबको अपने हिसाब से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नो डाउट बिल्कुल राजनीतिक दृष्टि से देखते हुए, देश की परिस्थितियों को देखते हुए एक आदिवासी महिला को बनाया। इसका बिल्कुल सम्मान होना चाहिए। और ये एक राज्य की बात नहीं है, आदिवासी किस राज्य में नहीं है। आप देखिए, राजनीतिक नैरेटिव नहीं होता तो यशवंत सिन्हा जी को ममता दीदी ने बंगाल आने से मना कर दिया था। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि अगर यशवंत सिन्हा जी जाते, वहां दीदी उनका प्रचार करके वोट मांगती, उनको मिलवाती, तो उनके अपने आदिवासी वोट बैंक में डेंट लगती। क्या ये राजनीति नहीं थी? भाई उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में कहां आदिवासी नहीं है? और क्यों नहीं आज तक 70 साल में किसी आदिवासी महिला को रिप्रेजेंटेशन मिला? एक महिला दूसरी आदिवासी, ये सोने पर सुहागा है समाज शास्त्र। ठीक है, मृत्युंजय जी को अब दिखाइए एक बार। मृत्युंजय जी, आपने जो कहा है वो देश को फिर से सुनाए जरा हम लोग, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको हाथ जोड़कर अनकंडीशनल माफी मांगनी चाहिए सर। जो आपने बोला है उसको देश नहीं स्वीकारेगा। ऑडियो ग्लिच की वजह से मैंने आपकी बात नहीं सुनी थी, लेकिन आपने जो आज हल्ला बोल में कहा है वो न सिर्फ एक महिला का अपमान है, वो देश का भी अपमान है, देश की संसद का अपमान है। क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि जब आप एक महिला के बारे में इस तरह की बात करते हैं, कुछ ही देर पहले हल्ला बोल में जब मैंने पहला प्रश्न आज मृत्युंजय तिवारी से किया तो उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। आज तक जो एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी बनी, उन्होंने कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, किस तरह से। तो इस बात को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कहा, संबित जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कुछ कहा नहीं, कर रहे कुछ बोला नहीं। ठीक है सर, कौरवों की सभा में, कुछ कहा नहीं। की सभा में जिस द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, वहाँ जो तमाशा देख रहे थे, तो तेजस्वी यादव कम से कम
द्रौपदी का चीर हरण नहीं होने देंगे। आज महिला आदिवासी प्रेम दिखा रहे हैं। प्रतिभा पाटिल के समय कौन थे, कहाँ थे? आवाज नीचे करनी पड़ेगी सर, अगर पिछले बार दलित थे, महिला थी, ये लोग कहाँ थे? मृत्युंजय जी, कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीर हरण, ये क्या है? ये आपने क्या कहा है आज मृत्युंजय जी? आपको एहसास है कि आपने क्या कहा है? और अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो आपको माफी मांगनी चाहिए। क्या आप किसी पुरुष के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे? चूंकि उनका नाम द्रौपदी है तो आपने उस कॉन्टेक्स्ट में इस पूरी बात को घसीट दिया इस मंच पर। कैसे कहा यह आपने एक ऐसी महिला के लिए जो देश की राष्ट्रपति बन सकती है? सर अंजना जी, हमने ये कहा कि जो बीजेपी महिला विरोधी रही है, आदिवासी विरोधी रही हैं, वो सामने करके आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को ये जो हितैषी बन रहे हैं, हमने ये कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी कभी भी उनका अपमान जो आपने को आप कौरवों की सभा कह रहे हैं? हमने अंजना जी, आज जिस तरह लोकतंत्र और संविधान तार तार हो रहा है, मैं भी कह रही हूं मृत्युंजय जी, जा रहा है संविधान का और लोकतंत्र शब्दों का इस्तेमाल किया है सर, उसके लिए माफी मांग लीजिए। ये गलत है, उसको विड्रॉ कर लीजिए सर प्लीज। अगर देखिए अंजना जी, अगर हमारे इस बात से किसी को भावना में आहत हुई है तो हम इसको वापस ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारा कहने का कतई तात्पर्य ये नहीं था। हमने एक उदाहरण स्वरूप ये कहा कि जो बीजेपी आज महिला और आदिवासी हितैषी बनने का कर रही है प्रयास, वो असली रूप उनका ये नहीं है, इसलिए हमने ये कहा था। और अगर आपको लगा कि नहीं हमने वही बात कही है तो हम माफी मांगते हैं, इस बात को वापस लेते हैं। हमारा ये संस्कार नहीं रहा है, ये संबित पात्रा जी का बीजेपी का संस्कार रहा है अंजना जी, जिसने अपने बात को याद रखिएगा मृत्युंजय जी कितने कि किसी भी महिला को किसी दूसरे की जरूरत नहीं है कि उसका चीरहरण रोकने के लिए द्रौपदी के चीरहरण जैसे शब्दों का आप इस्तेमाल करें। आगे से हमेशा ऐसे शब्दों का, उसकी मर्यादा का और महिलाओं के सम्मान का ख्याल रखिएगा। गलती से भी ऐसे इस तरह की सिमिली से हमें मर्यादा का पाठ बीजेपी वालों को पढ़ाइए। नहीं, ठीक है सर, सबको पढ़ाएंगे। आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो गलत है, प्लीज समझिए इसकी गंभीरता को समझिए। आप बहस को आगे ले जाते हैं क्योंकि आपने खुद ही अपने शब्दों को वापस ले लिया। गांधी जी को गाली देती है, बिल्कुल सोनिया उस दिन भी बोलते हैं, रोज अपमानित करती है, उस दिन भी बोलते हैं जब सोनिया गांधी के खिलाफ उनके जहां से वो जिस दूसरे देश से आते हैं, इटली को लेकर ये लोग बोलते हैं, उस दिन भी हम लोग सवाल खड़े करते हैं। इसलिए श्रीमती रावड़ी, जिस दिन हमारे नेता श्रीमती रावड़ी देवी जी को अपमानित करते हैं, उस दिन इनको नहीं दिखाई देता है। ठीक है, जवाब दीजिए संबित महिला और आदिवासी। इसके बाद अखिलेश जी आ रही हूँ। संबित जी, बीजेपी भी ऐसे ही महिलाओं का अपमान करती है, बस अपने टाइम में भूल जाती है, जब सामने वाला करता है तो टूट पड़ती है उन पर। संबित जी, पिछली बार अंजना जी, कुछ विषय पे बहस नहीं हो सकता है। अंजना जी, द्रौपदी का चीरहरण कौरवों की सभाओं में इस प्रकार के वक्तव्य का किसी प्रकार से समर्थन न किया जा सकता है, न उसको उचित ठहराने के लिए बहस हो सकती है। इसलिए मुझे तो लगता है मृत्युंजय जी को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए और इस पर बहस। मैं देश की जनता से अपील करता हूं कि आप SC/ST एक्ट में मृत्युंजय जी के खिलाफ FIR करें, मृत्युंजय जी के खिलाफ FIR दर्ज किया जाए ST एक्ट के अंतर्गत। इतना बोलने के बावजूद भी जिस प्रकार से एक जनजातीय महिला के लिए बार बार कठोर और अभद्र शब्दों का प्रयोग यहां पर मृत्युंजय जी कर रहे हैं, न केवल ये आदरणीय द्रौपदी जी के लिए अपितु पुराना, मैं तो कहता हूं पूरे भारतवर्ष की महिलाओं के लिए ये अनुचित है। अंजना जी, ये कितने बेशर्म हो सकते हैं? आप माफी नहीं मांगेगा, आप बेशर्मी करिएगा। आपसे मैंने जवाब ले लिया सर, फिर मैं आगे बढ़ी। एक तो गलती कर रहे हैं, ऊपर से चिल्लाए जा रहे हैं। मृत्युंजय जी, आपसे मैंने पूरा जवाब ले लिया। नहीं, ज्यादा कम कुछ नहीं है। आपने गलती की है, आपको माफी मांग लेनी चाहिए। संबित जी, पूरी कीजिए अपनी बात। ठीक है, अब उन्होंने माफी मांग ली है। संबित जी, उन्होंने माफी मांग ली है। माफी मांगी, चुप कहाँ हो रहे हैं ये? अरे चुप तो हो जाएं। चुप क्यों होंगे सर? वो बीजेपी पर अटैक करेंगे ना, ये उनका अधिकार है। वो देश की जनता करेगी। बाद में मृत्युंजय जी आऊंगी आपके पास। ठीक है, संबित जी और अखिलेश जी को देखिए, माफ करना, माफ नहीं करना, इन्होंने वाकई माफी मांगी या नहीं मांगी, ये देश की जनता देख रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी कहती है कि द्रौपदी मुर्मू जी रिप्रेजेंट्स एन ईवल फिलॉसफी, वो एक ईवल फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करती है। और
आरजेडी कहती है वो मूर्ति है, और आज उनके प्रवक्ता जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, आप वोट नहीं देना चाहते हैं, मत दीजिए, राजनीति है, स्वाभाविक है, आपके पार्टी की कुछ व्यवस्थाएं हैं, आप द्रौपदी जी को वोट नहीं दे सकते हैं, मत दीजिए, आप प्रोज एंड कॉन्स पे डिबेट करिए, मगर इस प्रकार की शब्दावली का चयन करना कि वो ईवल फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करती है, वो हिंदू नहीं हो सकती है क्योंकि वो किसी और कम्युनिटी की है, वो चीर हरण वाला विषय लेकर आना, वो मूर्ति है, ये सब संज्ञानों का प्रयोग करना क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? क्या बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक पैट्रियार्कियल, महिलाओं के प्रति, पिछड़े लोगों के प्रति हमारे मन में एक अच्छा भाव नहीं है। सबसे बड़ी बात अंजना जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो विषय राजनीति से परे होते हैं। ये एक मौका हमारे देश के लिए है। देखिए, अखिलेश जी और मैं तो हमेशा डिबेट में लड़ते ही रहेंगे क्योंकि हम अपोजिट पार्टी के हैं, मगर द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनना, उनका खड़ा होना इस पूरे प्रक्रिया में, ये अपने आप में इंडिया का एक वाटरशेड मूवमेंट है। ये इंडिया के इतिहास में एक बहुत बड़े स्वर्ण अक्षर में लिखे जाना वाला पन्ना है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो कौन इस पन्ने के साथ था और कौन इस पन्ने के विरोध में था, यह तय किया जाएगा। और तेजस्वी जी, एक 10 सेकंड, तेजस्वी यादव जी मूर्ति की बात कर रहे हैं। अभी 5 दिन पहले तेजस्वी यादव जी मंच पे खड़े होकर लिखे हुए भाषण को पढ़ नहीं पा रहे थे, लिखे हुए हिंदी में भाषण को पढ़ नहीं पा रहे थे, प्रधानमंत्री जी मौजूद थे, वो मूर्ति की बात करते हैं। अखिलेश, सैकड़ों गुना भाषण आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी देती है। अखिलेश, अरे भाई, मैं बोलूं कि ना बोलूं? देखिए, ना ही बोले तो अच्छा महिलाओं के प्रेसिडेंट तो नहीं बन रहा है कांग्रेस का। इतना आदर प्रकट कर रहे हैं आदरणीय बीजेपी के हमारे प्रवक्ता, देश जानता है। ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा। लोकसभा में एक सांसद के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, महिला थी, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। और मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि जैसे अभी आपने एक जजमेंट सुनाया कि अगर आपने ऐसा कहा है तो वापस लें, मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि संबित जी भी मुझसे माफी मांगे या अपने बात वापस लें। मैं जब इनसे असहमत होकर बात कर रहा था तो आप याद करिए अंजना जी, इन्होंने मुझे भारत विरोधी बताया और कहा कि अब वहां श्रीलंका ही चलेगा। तो जो असहमत होता है, ये बीजेपी के लोगों को उसे राष्ट्र विरोधी, भारत विरोधी, हिंदू विरोधी सब बता देते हैं। मैं आपको सिर्फ अंजना जी बता रहा हूं कि आप मेरे लिए नहीं कहेंगे अभी कि संबित जी आपने क्यों ऐसा कहा, आप खेद व्यक्त करिए। और न मैं चाहता हूं कि संबित खेद व्यक्त करें, क्योंकि मेरा छोटा भाई है। अरे हम खेद व्यक्त ही नहीं करेंगे, दोबारा बोल देंगे। आप बोलिए ना, हम दोबारा बोल देते हैं। नहीं, प्लीज आप बोलिए, ये तो मैं कह रहा हूँ। संबित जी, अखिलेश जी की बात, ये आपका चरित्र है, आप बोलिए। आप अपने चरित्र का जितना ही विस्तार करेंगे, देश की जनता बहुत जल्दी और ठीक से समझ लेगी। ठीक है, हम नहीं रोकेंगे आप। अंजना जी से कहेंगे कि वो प्रेसिडेंट बनाओ, क्योंकि जो इस देश में इनसे असहमत है वो पाकिस्तानी है और सारे आतंकवादी इनके पार्टी के पकड़े जाते हैं, जो पकड़ जाते हैं वो इन्हीं के, जहां भी पकड़े जाएंगे, कश्मीर से, मध्य प्रदेश से, यूपी से, कहां से पूरे देश में, वो मिलजुल करके इन्हीं क्या से निकलते हैं, इन्हीं के पार्टी के पदाधिकारी बताते इनके नेता निकलते और दूसरों को बताएंगे कि ये जो है राष्ट्र विरोधी है। तो ये चरित्र सबको पता है कि आपके पास न तर्क है, न विचार है, न आपके पास कोई विचारधारा है और ना आप में कोई ऐसा दम है इस देश को नेतृत्व देने का। इतनी बड़ी मेजॉरिटी के बाद भी आप इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद कर दिया है हर क्षेत्र में। एक कोई बर्बाद कांग्रेस पार्टी हुई है, उसका नाम देश नहीं है, कांग्रेस इज नॉट देश। जितने मानक हैं इस देश में आज के तारीख में। चुप हो गया जी। लेकिन आप इसके खिलाफ हैं या नहीं है अनुराग जी? अगर कोई मूर्ति कहे राष्ट्रपति उम्मीदवार को, अगर कोई कहे द्रौपदी का चीरहरण नहीं होने देंगे कौरवों की सभा में, आप इसके खिलाफ हैं या नहीं है अनुराग जी? क्या आपको भी खुलकर नहीं बोलना चाहिए मृत्युंजय जी को कि ऐसा मत बोलिए? देखिए, हमेशा से आपने देखा होगा, मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी महिला का अपमानित जनित शब्द उनके लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के खिलाफ जब उसने शब्द बोले, मैं शब्द बोलना नहीं चाहता, आप भी जानते हैं क्या क्या शब्द बोले होंगे। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। हम तो कहते हैं किसी महिला के खिलाफ भी
किसी तरह का कोई आप तो बोलते हैं लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, रेप को लेकर क्योंकि फांसी दोगे? हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार नहीं है, लेकिन हमारे डेविड पात्रा के समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसी के साथ हमें बहस का अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। 21 को नतीजे सामने आएंगे आज के राष्ट्रपति चुनाव के, द्रौपदी मुर्मू या फिर यशवंत सिन्हा। देखते रहिए आज तक।